नमस्कार साथियों, मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है और जैसा कि आपने देखा कि विगत वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को बताया है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हमने मिडाइवल हिस्ट्री करवाए हैं, इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री करवाए हैं, सारे फैक्ट करवाए हैं और उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू को करवाए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो कम्प्लीटली वो पूरा वीडियो देखें। चैनल पर वो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछले 30 वर्ष के क्वेश्चन का संकलन एक फैक्ट के रूप में किया गया है और इसमें कुछ कुछ ऐसे भी टर्म जोड़े गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में ये एक महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा। तो आप इसे क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम दिए शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है भारत में प्रेस व शिक्षा का विकास कब हुआ। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत वो 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना छापाखाना खोला, ठीक है। अब देखो, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित द बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था, है ना। लेकिन कंपनी के विरोध के कारण इसे क्या करना पड़ा, शीघ्र बंद करना पड़ा। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। यह 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ये पहले भारतीय थे जिसने क्या किया था, अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र को, बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। 1818 ईस्वी में मॉर्समैन, किसने, कौन, क्या नाम है इनका, मॉर्समैन ने बंगाली भाषा में दिग्दर्शन का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह मासिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी ये, मासिक पत्रिका थी। जेम्स सिल्क बर्गिंघम का भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान है। इन्होंने ही स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता की नींव रखी और कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय प्रेस का श्रेय क्या है, किसे जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। किसे जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने संवाद, कौमुदी तथा मिरात उल अखबार 1822 का प्रकाशन प्रारंभ भारत में प्रगतिशील पत्रकारिता की शुरुआत की। एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेटमैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे। पायनियर सरकार समर्थक समाचार पत्र था। अब देखो, यहाँ पर आ रहा है कि क्या आ रहा है, जो समाज सुधारक थे उनका नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि देखो कैसे आएगा, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पत्र के विरुद्ध आया था, तो सोम प्रकाश के विरुद्ध। सोम प्रकाश के राइटर कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उस टाइम कौन था वो गवर्नर, तो लॉर्ड लिटन था। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात
अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदांत मार्तंड 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जुगल किशोर थे। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? जुगल किशोर थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या कह रहा है। अब कह रहा है क्या कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, है ना, कहा जाता है। इसने 1823 के एक्ट को समाप्त कर 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस लागू किया। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः अनुज्ञप्ति आधारित अधिनियम लागू कर दिया गया है। समाचार पत्रों के दमनकारी कानूनों में सबसे कुख्यात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जिसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह क्या करे, वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा सकता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा के लिए वर्ष 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। वर्ष 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य प्रेस कानूनों की क्या करना था, समीक्षा कर सुझाव देना था। ठीक है, नेक्स्ट है राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। कालांतर में क्या बना है? प्रेसिडेंसी कॉलेज। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1835 में। कब? 1835 में भारत में शिक्षा के माध्यम से लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया। इसमें मैकाले, एच.टी. प्रिंसेप तथा एच. विल्सन आदि शामिल थे। इस समिति के में मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का, जबकि विल्सन प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा माध्यम के समर्थक थे, किंतु मैकाले गवर्नर जनरल को यह समझाने में सफल रहा कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए। ठीक है, मैकाले आपने सुना होगा, मैकाले शिक्षा नियम, क्योंकि वह मानता था कि समस्त एशिया साहित्य यूरोपीय साहित्य की तुलना में निकृष्ट है। वो ये मानता था कि जो एशिया की जो साहित्य है वो यूरोप की साहित्य की तुलना में निकृष्ट है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देना अनिवार्य, अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहिए। 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहत योजना तैयार की गई। इस भारतीय शिक्षा को का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने, कौन? लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। वर्ष 1917 में, कब? 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया गया, जो सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी सदस्य के रूप में शामिल थे। अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना कहा जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेश व वाल्टर इलियट
पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। अब देखो यहाँ पर है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियां। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो प्रशासनिक नीतियां क्या होता है, कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया गया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ ही यह व्यवस्था की गई कि कंपनी के अधीन कोई पदाधिकारी उपहार, दान आदि नहीं ले जा सकता। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के शासन में कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर क्राउन की सत्ता को स्थापित किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा 19 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहली राज्य परिषद एवं दूसरी केंद्रीय विधानसभा और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। अब देखो 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 परिशिष्ट थे। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम ने केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची 59 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय तथा राज्य सूची 54 विषय। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के अधीन थे। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था। अब देखो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करना था। इसके लिए उन्होंने विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रमुख थे। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मई 1793 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी तथा विश्वेदारी नाम से भी जाना जाता था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों में जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर अस्थायी कर दिया गया और संबंधित क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में 12 महल में रीड में 10 वर्षों के लिए लागू किया। पुनः 1880 में मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो एवं रीड की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर 1820 ईस्वी में कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। इसे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूला जाता था।
इस व्यवस्था में कोई कृषक जितनी भूमि जोतता था उसे उसका मालिक बना दिया जाता था, बशर्ते वह किसान समय पर भू राजस्व अदा कर दे। यदि किसानों ने मालगुजारी नहीं भरी तो उनकी जमीन बेच दी जाती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1820 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1820 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत, इसमें क्या था, उत्तर प्रदेश, गंगा के दोआब, मध्य भारत के कुछ भागों में भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी लागू की गई थी। सर्वप्रथम इसे 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू लाया गया। इस प्रस्ताव को 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप दिया गया। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों के मुखिया के साथ किया गया। सभी गांवों से राजस्व वसूली की सब जिम्मेदारी इन्हीं मुखियों पर होती थी। औपनिवेशिक काल में भारत में प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई। 1720 ईस्वी में कानून द्वारा छींट या रंगे हुए सूती कपड़ों के पहनने या इस्तेमाल करने की मनाही हो गई। बुनकरों एवं जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की प्रथा चलाई, जिसे दादनी प्रथा कहते हैं। कौन सा प्रथा कहते हैं इसे? दादनी प्रथा कहते हैं। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, दादा भाई नौरोजी के बाद धन के बहिर्गमन सिद्धांत का समर्थन रमेश चंद्र दत्त तथा विलियम दिग्बी ने भी किया। अब नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1826-31 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुई थी। डिरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ की थी। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। अब नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना। कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में। और कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में केशव चंद्र सेन की सहायता से किया था। नेक्स्ट मिर्जा गुलाम अहमद ने, कौन? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान पर की थी। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना अरविंद घोष ने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिका में की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। कब? 1897 ईस्वी में बेलूर में की थी। वर्ष 1930 में बाल विवाह, कब? 1930 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विवाह की आयु बालिकाओं के लिए 14 वर्ष तथा बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के में किए गए परिवर्तनों एवं सुधारों के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को।
ठीक है। दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी के कौन सा सिद्धांत? उत्सरण सिद्धांत पर सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान आंदोलन क्या है? नील आंदोलन की शुरुआत, नील आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। नील बागान मालिकों के अत्याचार का विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नील आंदोलन के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे। वर्ष 1927 में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने बारदौली में 30% राजस्व दर बढ़ा दी, जिसके कारण वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल, कंवर जी मेहता, दयालाल जी देसाई के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। इस फैक्ट को पूरे जो भी बता रहा हूं आप पूरे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। ये आपके जब भी आप एग्जाम देंगे यूपीएससी से रिलेटेड, आपके लिए फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा एनजी रंगा ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। तालुकदारों और बड़े जमींदारों द्वारा अवध के किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप एका आंदोलन हुआ, जिसकी शुरुआत मदारी पासी ने की। बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध 1946 में तेभागा आंदोलन चलाया गया, जिसमें बंगाल किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें बटाईदारों द्वारा फसल के 2/3 भाग की मांग की गई है। अब है जन एवं जनजातीय आंदोलन। तो देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर सन्यासी विद्रोह। ठीक है, फैक्ट है ये सब, डिटेल में अब हम अभी नहीं बता रहे हैं। जो यूपीएससी जो केवल क्वेश्चन पूछी है 30 वर्षों में, उसी का संकलन है। आने वाले टाइम में ये सब अगर आप लर्न करेंगे तो आपके एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगा। तो यहाँ पर एग्जाम निकालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा है एग्जाम को कैसे निकाला जाए, क्रैक किया जाए। चलिए फिर देखते हैं सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुआ। विद्रोह में शामिल सन्यासी गीडी संप्रदाय से संबंधित थे। सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में भागलपुर एवं राजमहल क्षेत्र के संथाल आदिवासियों ने 1855 ईस्वी में जमींदारी साहूकारों के अत्याचार एवं भूमिकर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति विद्रोह किया। ठीक है, नेक्स्ट है भील विद्रोह का प्रारंभ। भील विद्रोह का प्रारंभ 1818 ईस्वी में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसी विद्रोह का प्रमुख कारण कृषि संबंधी परेशानियां थी जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न की गई थी। अब नेक्स्ट है रामोशी विद्रोह। पश्चिमी घाट प्रदेश में रहने वाली रामोशी जनजाति के द्वारा सरदार चित्तूर सिंह का नेतृत्व 1822 ईस्वी में किया गया था। 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह क्या था? उड़ीसा में पाइक जनजाति द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने किया था। अब नेक्स्ट है युआन विद्रोह। 1867 ईस्वी में रन नायक के नेतृत्व में क्यूझोर राज्य में हुआ था। रंपा विद्रोह
रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। इसका प्रमुख नेता राजू रंपा था। कौन था? राजू रंपा। नागा विद्रोह रोगमय नेता जदोनांग के नेतृत्व में नागालैंड में हुआ था। तो दोस्तों, आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो समझ में आया और जो थोड़ा सा कठिन लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।